Assalamu alaikum everyone and welcome you all to the JK Life Science Academy. This will be our lecture number 29, and in this lecture we are starting the next important chapter of the genetics for CSIR, ICMR, GATE and other related exams in the life sciences, that is the mutation. So far we have completed each and everything related to the classical genetics, related to the Mendelian genetics. Now we are taking the another step. We are moving a step ahead and taking another important chapter, that is the mutation. Okay, so talking about this mutation was discovered by Hugo de Varies in primrose, or we can say in Onanthera lemachiana, जिसको हम evening primrose plant भी बोलते हैं. Mutation is a source of new gene in the population. Mutation से नए genes population में आते हैं, और म्यूटेशंस जो वेरिएशंस आती है पॉपुलेशन में वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस होती है, वो कंटिन्यूअस वेरिएशंस नहीं होती है. कंटिन्यूअस वेरिएशंस का क्या मतलब है? जैसे अभी तक आपने देखा, जैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया, जैसे रिकम्बिनेशन हो गई, वो सारी चीज़ें कंटिन्यूअस वेरिएशन पॉपुलेशन में क्रिएट करती है. कंटिन्यूअस वेरिएशन मतलब जो इस जनरेशन में होगा F1 में भी होगा, F2 में भी होगा, F3 में भी होगा. लेकिन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस वो वेरिएशंस होती है जो किसी जो एक जनरेशन में हो जाती है, दूसरी जनरेशन में स्किप हो जाती है, तीसरी जनरेशन में चले आ जाती है, फोर्थ जनरेशन में नहीं आती है, फिफ्थ जनरेशन में आ जाती है. मतलब वो जो जनरेशन गैप्स जो है वो क्रिएट करती है, दैट इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस. और आपको रीजन पता ही है, क्योंकि म्यूटेशन इज अ रैंडम इवेंट. म्यूटेशन कभी भी हो सकता है और कभी भी एक जीन डोमिनेंट से रिसेसिव बन जा सकता है, कभी भी एक जीन प्लस से माइनस चला जा सकता है. The reason being because mutation is a random event. Is this thing clear? So please note all these points in your notebook. This is a sudden inheritable change. This is inheritable change. Okay. So this is sudden inheritable. Matlab it will transmit from one generation to another generation if the change is in the DNA. This was discovered by the Hugo de Varies in Onanthera lemachiana, that is called as evening primrose plant. इसमें इन्होंने डिस्कवर किया था. And mutation is a source of new gene in the population. Okay. Now talking about this mutation, I have make a flow chart here. So please draw each and everything. जो भी आपके पास नोटबुक है, आराम से इसको बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग, और ये पूरा आपको याद रहना चाहिए, ये पूरा आपके दिमाग में रहना चाहिए कौन सी म्यूटेशन किस क्लास से बिलोंग करती है. तो मैंने यहाँ पे बनाने की सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है. तो म्यूटेशंस को हम पहले कैटेगराइज करेंगे दो क्लासेस में. Class first will be the chromosomal aberration and class second will be the point mutations. Okay, point mutations को आप फिलहाल के लिए अभी छोड़ो, आप chromosomal aberrations पे आ जाओ. chromosomal aberrations में आएगा आपका आएगा जीनोमेटिक म्यूटेशन. जीनोमेटिक म्यूटेशन मतलब जहाँ पे न्यूमेरिकल चेंजेस होगी क्रोमोसोम में, और दूसरा इसका आएगा बी पार्ट, इसका आएगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन. ठीक है. अब जीनोमेटिक म्यूटेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी मतलब जहाँ पे प्लॉइडी चेंज होगी, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो चेंज होगा. चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर, न्यूमेरिकल चेंजेस इन द क्रोमोसोम नंबर. क्रोमोसोम नंबर 1 एक्स्ट्रा होगा, क्रोमोसोम नंबर 2 एक्स्ट्रा होंगे, मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो सकता है, 2 क्रोमोसोम हो सकता है, 3 क्रोमोसोम, मतलब जो नंबर होगा क्रोमोसोम का वो चेंज होगा. उसको हम डिस्कस करेंगे एन्यूप्लॉइडी में. और यूप्लॉइडी में कंप्लीट सेट चेंज हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे केस में वी हैव 2n is equal to 6. That means n is equal to 2n is equal to 46. That means n is 23. In our case n is 23. 1 मेरी जो प्लाइडी है that is 23. अब अगर 46 की जगह एक और n मेरी बॉडी में चला गया, एक कंप्लीट सेट मेरी बॉडी में एक्स्ट्रा आ गया, उस सेट को मतलब जहाँ पे 2n 20, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म उसमें है 2n is equal to 6 हेक्स, जो इसमें टोटल क्रोमोसोम नंबर 6 है, तो n इसके केस में n होगा 3 के बराबर. अब अगर इसमें n में चेंज आ गई, इसमें प्लस एक और n आ गया, अब वो क्या बन जाएगा, इसका n कितना बनेगा, इसका n आएगा फॉर एग्जांपल 3 प्लस 3 is equal to 6. लेकिन इसके गैमीट्स में जो n होना चाहिए, S के गैमीट्स में n होना चाहिए 3, लेकिन इसके गैमीट्स जब आप चेक कर रहे हो वहां पे n 6 आ रहा है. मतलब पूरी प्लॉइडी चेंज हो रही है. प्लॉइडी कैसे चेंज होगी? ड्यू टू क्रोमोसोम, ड्यू टू मियोसिस, और ड्यू टू समटाइम्स ड्यू टू द अबॉर्शन ऑफ मियोसिस सेकंड. मियोसिस सेकंड नहीं होगी. अब मियोसिस सेकंड नहीं होगी, सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक ही सेल में चले जा सकते हैं. उसको हम डिस्कस करेंगे यूप्लॉइडी में. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा एन्यूप्लॉइडी. और अब एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी में क्या डिफरेंस है? एन्यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है 1 2 3. अब एन्यूप्लॉइडी में दो कंडीशंस हैं.
कंडीशन नंबर फर्स्ट है हाइपोप्लाइडी, मतलब कमर नम, जिसमें एग्जांपल है मोनोसोमी, n-1 2n-1 होगा। क्रोमोसोम नंबर अगर 46 है, 46 की जगह 44 ही होगा, सॉरी 45 ही होगा, तो देन इट विल बी मोनोसोमी कंडीशन। और नलोसोमी कंडीशन 2n-2 विल बी नलोसोमी कंडीशन। ये मैंने यहाँ पे लिखा है 2n-2, मतलब अगर 46 क्रोमोसोम है, 2n is equal to 46, in my case it will be only how much, it will be 46 minus 2 is equal to 44, then the condition will be called as नलोसोमी। और ये सब आएंगे हाइपोप्लाइडी में। अब हाइपरप्लाइडी भी होती है, कभी क्रोमोसोम नंबर ऐड होता है, एक्स्ट्रा होता है, मगर यहाँ पे जो चेंज होगा एन्यूप्लाइडी में, याद रखना ये न्यूमेरिकल चेंजेस होंगी। यहाँ पे या एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जाएगा या एक क्रोमोसोम कम होगा, इसमें 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होंगे या 2 क्रोमोसोम कम हो सकते हैं। अब हाइपरप्लाइडी में ट्राइसोमी कंडीशन हो सकती है 2n+1, दैट इज वेरी कॉमन। ट्राइसोमी हम डिस्कस करेंगे आगे, 2n+1। और टेट्रासोमी कंडीशन 2n+2 कंडीशन डेवलप होगी। 2n+1 मतलब 46 की जगह 47 होंगे, और 2n+2 मतलब 46 की जगह 48 हो जाएंगे, 46 की जगह 48 हो जाएंगे, ठीक है। अब यूप्लाइडी की बात करेंगे तो यहाँ पे मोनोप्लाइडी, मतलब चाहे एक सेट डिलीट हो जाए तो x कंडीशन डेवलप होगी, या पॉलीप्लाइडी मतलब 2x हो जाए, 4x हो जाए, यहाँ पे एक कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का या तो डिलीट होगा या तो ऐड होगा। अब पॉलीप्लाइडी में ऑटो पॉलीप्लाइडी हम डिस्कस करेंगे और एलो पॉलीप्लाइडी हम डिस्कस करेंगे। ये रहा, दिस वाज ऑल अबाउट द जीनोमैटिक म्यूटेशन और न्यूमेरिकल चेंजेस इन द क्रोमोसोम। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोमल एब्रेशन इज द क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिलीशन हो जाए क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाए, क्रोमोसोम का इन्वर्जन हो जाए, या ट्रांसलोकेशन भी हो सकती है। क्रोमोसोम अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकता है, जीन्स कभी कभी अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन में, ठीक है। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द म्यूटेशन इज द पॉइंट म्यूटेशन, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो पॉइंट म्यूटेशन में मैंने इसको कैटेगराइज किया है बेस सब्स्टिट्यूशन और बेस इंसर्शन या डिलीशन। बेस सब्स्टिट्यूशन में कभी कोई बेस ऐड हो जाती है जिसको हम ट्रांजिशन कहेंगे, प्यूरिन विथ प्यूरिन, पायरिमिडीन विथ पायरिमिडीन, और कभी कभी ट्रांसवर्जन भी हो जाता है, प्यूरिन विथ पायरिमिडीन रिप्लेसमेंट एंड पायरिमिडीन विथ प्यूरिन रिप्लेसमेंट। ये हम डिस्कस करेंगे किसमें, बेस सब्स्टिट्यूशन में। और यहाँ पे बेस इंसर्शन या डिलीशन की वजह से फ्रेम शिफ्ट्स भी हो जाते हैं कभी कभार, वो हम डिस्कस करेंगे पूरा बेस इंसर्शन या बेस डिलीशन, जिसको हम बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सो दिस वाज द एंटायर फ्लो चार्ट जो मैंने यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश की, और आप भी आराम से एक बार बैठ के अपने आप एक A4 साइज पेज लीजिएगा और उसमें ये सारी चीज़ें बनाने की कोशिश कर लीजिए, और ये पूरा आपको याद रखना है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSIR, प्लीज़ एक काम करो, इसका चार्ट बना के अपनी दीवार पे चिपका जहाँ पे आप बैठते हो, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, क्योंकि हर बार जब आपकी नज़र इस पे जाएगी तो आपको याद होगा मुझे कहाँ से जाए, क्योंकि म्यूटेशन से हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है 4 मार्क्स का, ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन इससे खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं, जो पहला हमारा है दैट इज द जीनोमैटिक म्यूटेशन, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। क्रोमोसोमल एब्रेशन का पहला पार्ट है जीनोमैटिक म्यूटेशन। तो हम डिस्कस करेंगे, हम 1 बाय 1 जाएंगे। एन्यूप्लाइडी, उसके बाद यूप्लाइडी डिस्कस करने की कोशिश, उसके बाद क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे आज, इन दिस टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन मतलब क्रोमोसोमल चेंज, नंबर चेंज हो जाएगा क्रोमोसोम का, सेट चेंज नहीं होगा, यहाँ पे सेट नहीं चेंज हो रहा, यहाँ पे नंबर चेंज होगा। Imbalanced chromosome number of the individual is due to the imbalanced chromosome number of gametes. इंडिविजुअल का क्रोमोसोम नंबर कैसे इम्बैलेंस आ सकता है, ये इस वजह से आ सकता है कि उसका जो इंडिविजुअल का जो गैमीट है उसमें कहीं ना कहीं डिलीशन हुई होगी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस हुई होगी, इम्बैलेंस वहां से गैमीट आया होगा। जैसे हमारी केस में जो है 2n = 46, मतलब हमारा एक n = 23 पैटर्नल और दूसरा n = 23 मैटरनल। मतलब फॉर एग्जांपल ये एग है और ये यहाँ से स्पर्म है, ठीक है। जब ये फ्यूज करेंगे इट विल बी 2n = 46 यहाँ से बन के आएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंडीशन डेवलप होगी, यहाँ पे मियोसिस के दौरान कुछ चेंजेस होगी जो मैं बताऊंगा कैसे होता है। 2n जो आना चाहिए था 23, ये 21 आ गया, यहाँ से नॉर्मल आ गया, तो बनना चाहिए था 46 लेकिन बन गया 45। तो ये मोनोसोमिक कंडीशन होगी, n-1 कंडीशन यहाँ पे डेवलप होगी।
2n-1 कंडीशन यहाँ पे डेवलप होगी। ठीक है, इसी तरह 2n+1 यहाँ से 23 आना चाहिए था, यहाँ से 24 आ गया। एडिशनल आप बोलोगे एडिशन ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पे होगा, जब गैमेटोजेनेसिस हो रही है, जैसे आपको पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है इन डिटेल गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है। तो जब गैमेटोजेनेसिस हो रही है उस टाइम से इम्बैलेंस क्रोमोसोम हो सकता है। कहाँ कहाँ पे हो सकता है, एनाफेज फर्स्ट में हो सकता है, एनाफेज सेकंड में हो सकता है, मियोसिस फर्स्ट में हो सकता है, मियोसिस सेकंड में चेंज हो सकता है क्रोमोसोम का। जब क्योंकि मियोसिस फर्स्ट होगी तो 2 सेल्स बनेगी, 2 सेल्स के बाद होमोलॉगस क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, अगर नहीं हो गए डिस्ट्रीब्यूट तो उस वजह से हो सकता है मियोसिस सेकंड में सिस्टर क्रोमेटिड्स टूट जाती है, तो जो वहाँ से जो और 2 सेल 4 सेल्स बन के आएंगी उनमें इक्वल हैप्लॉइड सेट होना चाहिए, लेकिन एबरेशंस की वजह से, कुछ चेंजेस की वजह से वहाँ से इम्बैलेंस्ड क्रोमोसोम आएगा, वहाँ से नंबर जो होगा वो चेंज होगा, और जब वो गैमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे जो इंडिविजुअल बन के आएगा उसमें डेफिशिएंसी होगी, या तो डिलीशन होगा या एडिशन होगा। ठीक है, gamete which occurs due to the non-disjunction of one or few chromosomes at anaphase first or anaphase second। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम पहला केस ले लेते हैं, नॉन डिसजंक्शन एट मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में नॉन डिसजंक्शन हो गई। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 क्रोमोसोम दिखाने की कोशिश की है, मतलब 1 2 3 क्रोमोसोम मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। तो इसके केस में 2n=6, यहाँ पे टोटल कितने क्रोमोसोम है, 6 है क्रोमोसोम है, 3 की कॉपीज है। n कितना है यहाँ पे, n is 3, मतलब जो यहाँ से गैमीट बनेगा उसके पास 3 क्रोमोसोम आने चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो मियोसिस फर्स्ट में नॉन डिसजंक्शन हो रही है, यहाँ से जो 2 सेल्स बन के आ रही है, आपके पास 2 सेल्स जो यहाँ पे बनेंगी, एक में होमोलॉगस क्रोमोसोम 4 चले गए और दूसरे में 2 ही चले गए, हो गया कुछ, क्योंकि ये म्यूटेशन है और मैंने कहा म्यूटेशन इज अ रैंडम इवेंट, कभी भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ड्यू टू म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे 2 ही क्रोमोसोम एक साइड से चले गए और 4 होमोलॉगस क्रोमोसोम दूसरी साइड से चले गए, जो मैंने यहाँ पे डबल आर्मेंट दिखाया, दीज आर होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब जब मियोसिस सेकंड होगी, यहाँ से 2 सेल्स जो बन के आएंगी आपके पास, यहाँ से जो 2 सेल्स आपके पास बन के आ रही है, उसमें जब अब सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रही है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रही है, यहाँ 3 आने चाहिए थे लेकिन 4 आ गए, यहाँ इसके 4 और इसके 4, यहाँ पे भी 4 आ गए, n+1 कंडीशन, और यहाँ पे 3 आने चाहिए थे, मैंने आपको पहले बताया n शुड बी 3, लेकिन यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे आ रही है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिलीशन होगी, यहाँ पे ऑलरेडी डेफिशिएंसी होगी ही एट मियोसिस फर्स्ट, और इस वजह से यहाँ पे कंडीशन होगी n-1 और ये होगी n+1 कंडीशन। ऑल इन ऑल जितने भी यहाँ से गैमीट्स बनेंगे वो अबनॉर्मल गैमीट्स होंगे, यहाँ से कोई भी नॉर्मल गैमीट बनने के चांसेस नहीं है। तो दैट मीन्स अगर नॉन डिसजंक्शन हो रहा है एट मियोसिस फर्स्ट, सारे के सारे गैमीट्स जो है वो एबनॉर्मल बनेंगे। दिस वाज क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द CSIR कि अगर नॉन डिसजंक्शन मियोसिस फर्स्ट पे हो रहा है कितने % नॉर्मल गैमीट्स बनेंगे, तो कोई यहाँ पे नॉर्मल गैमीट नहीं बनेगा अगर यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन हो रहा है मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट नॉन डिसजंक्शन होगी तो मियोसिस सेकंड चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, तब भी जाके यहाँ से नॉन डिसजंक्शन ही होगा, यहाँ से सारे के सारे एबनॉर्मल ही बनेंगे। ठीक है, अब चलिए ले लेते हैं एक और कंडीशन, मियोसिस फर्स्ट को नॉर्मल ले लेते हैं। नॉर्मल मियोसिस फर्स्ट, नॉर्मल मियोसिस फर्स्ट नॉर्मल हो गई, 2n=6, मतलब यहाँ से जो 2 सेल्स बन के आएंगी, एक में 3 होमोलॉग क्रोमोसोम और दूसरे में 3 होमोलॉगस क्रोमोसोम डबल स्ट्रक्चर जाने चाहिए, वो चले गए हैं, 2 सेल्स यहाँ से नॉर्मल बन गई है। फॉर एग्जांपल अब एक मियोसिस सेकंड में नॉन डिसजंक्शन हो गया, अब क्योंकि यहाँ पे 2 सेल्स अवेलेबल है, मियोसिस फर्स्ट के टाइम एक ही सेल अवेलेबल थी जिससे आगे 4 सेल्स बनती, अब यहाँ पे 2 सेल्स अवेलेबल है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है नॉन डिसजंक्शन फॉर एग्जांपल एक ही सेल में हो जाएगा, दोनों में भी हो सकता है और किसी में भी नहीं हो सकता, ऐसा भी है। लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये भी है कि एक ही सेल में नॉन डिसजंक्शन हो, दूसरी सेल का जो डिवीजन हो वो नॉर्मल हो। अब यहाँ से जब नॉन डिसजंक्शन फॉर एग्जांपल इस सेल का आप ले लेते हो, यहाँ से 3 इसमें सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम जाने चाहिए थे और यहाँ पे 4 चले गए हैं, नॉन डिसजंक्शन, तो n+1 कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो गई, और यहाँ पे भी यहाँ एक में 4 चले गए और दूसरी सेल जो बन के आ रही है उसमें सिर्फ 2 ही है, दूसरी सेल जो यहाँ से बन के आ रही है इसमें कितने हैं, इसमें सिर्फ 2 है, तो n=2n-1 कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होगी। तो एबनॉर्मल 50% यहाँ पे ये बनेंगे और ये एबनॉर्मल बनेंगे। अब अगर ये नॉर्मल रहा, ये डिवीजन अगर नॉर्मल रहा, तो यहाँ से 3 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जब टूट जाएंगे तो यहाँ से 3 सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स और यहाँ से 3 सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स, मतलब n=3 n=3, दैट इज नॉर्मल। तो 50% चांसेस है यहाँ से नॉर्मल गैमीट बनने के। तो
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नॉन डिसजंक्शन मियोसिस फर्स्ट में हो रहा है देन देयर इज नो चांस दैट यू विल एंड अप विथ हैविंग एट लीस्ट अ सिंगल वी कैन से फर्टाइल गैमीट, नॉर्मल गैमीट। यहाँ पे कभी भी नॉर्मल गैमीट नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, अगर नॉन डिसजंक्शन मियोसिस सेकंड में हो रहा है, वहां से पॉसिबिलिटी है कि 50% नॉर्मल गैमीट्स बन सकते हैं अगर एक सेल में नॉर्मल डिवीजन हुआ। तो यहाँ पे आप कंडीशन देख रहे हो 50% नॉर्मल और 50% एबनॉर्मल बन सकते हैं। तो अब ये एन्यूप्लाइडी जो है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होता है? ड्यू टू दी अबॉर्शन ऑफ इधर चेंज इन द मियोसिस फर्स्ट जो आपने देखा, या मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट या मियोसिस सेकंड में नॉन डिसजंक्शन होगा, उस वजह से एन्यूप्लाइडी कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब मियोसिस सेकंड कभी कभी अबॉर्ट हो जाए, उस वजह से पूरा सेट चला जाएगा, मतलब वहां पे भी यूप्लाइडी कंडीशन हो सकती है। ह्यूमन्स के केस में जो है नॉन डिसजंक्शन जो है मोस्टली ओकर होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्यूरिंग oogenesis, फीमेल्स में। ठीक है, फीमेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा डिसजंक्शन हो सकता है। मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं नॉन डिसजंक्शन के नहीं, नॉन डिसजंक्शन के, वो होती है एट द टाइम ऑफ oogenesis। जब मदर जो है, जब वो ओवम बनाती है, उस टाइम पे नॉन डिसजंक्शन हो सकती है। अब इसका मोस्ट प्रोबेबल रीज़न ये है क्योंकि फीमेल फीटस, जब आपने देखा होगा, जब आप फीमेल का ये सेक्सुअल साइकिल पढ़ोगे तो वहाँ पे आप देखोगे जो oogenesis है फीमेल्स के केस में, ये स्टार्ट होती है इवन व्हेन द फीमेल फीटस इज इन हर मदर्स वॉर्म। जब वो मदर के पेट में ही होती है बच्ची, उसी टाइम पे उसमें स्टार्ट होती है प्रोसेस ऑफ oogenesis। लेकिन मेल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। मेल्स जब प्यूबर्टी एज क्रॉस कर लेते उसके बाद जो है उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। लेकिन फीमेल्स के केस में oogenesis पहले से ही स्टार्ट हो चुकी होती है जब फीमेल फीटस अपनी मदर के माँ के पेट में ही होता है। ठीक है, उस वजह से अब क्योंकि oogenesis जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये बहुत ही पहले स्टार्ट हो चुका है, मतलब इसकी एज जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी। अब क्योंकि डीएनए ओल्डर हो चुका है यहाँ पे, उस वजह से यहाँ पे oogenesis के टाइम नॉन डिसजंक्शन होने के मैक्सिमम चांसेस है। तो ये एक प्रोबेबल रीज़न है, जो ओल्डर फीमेल्स होती है जब उनकी शादी होती है तो मैक्सिमम चांसेस, हम ये नहीं कह सकते हैं, ये साइंस कहता है कि बहुत ही कम चांसेस, बहुत ही कुछ हम कह सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उनके जो बच्चे बन सकते हैं वो एबनॉर्मल बन सकते हैं। ठीक है, ये साइंस कह रहा है। ठीक है, करने वाला तो ऊपर वाला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो भी फीमेल जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, जिन्होंने क्रॉस किया होता है 35, 40 या हम कह सकते हैं, तो उनमें ऑलरेडी oogenesis पहले ही से स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ से मैक्सिमम नॉन डिसजंक्शन के चांसेस हो सकते हैं, एबनॉर्मल बच्चे बनने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यही मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एन्यूप्लाइडी डेवलप्स ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम्स। यूप्लाइडी प्रोड्यूस्ड इफ नॉन डिसजंक्शन ओकर, दैट इज इंपॉर्टेंट। यूप्लाइडी कब होगी? जब नॉन डिसजंक्शन होगा फॉर ऑल द क्रोमोसोम्स और मियोसिस सेकंड अबॉर्ट हो जाए, मियोसिस सेकंड हो ही ना। जब मियोसिस सेकंड नहीं होगी तो सारे के सारे गैमेट्स मूव करेंगे दोनों सेल्स में, तो यहाँ पे यूप्लाइडी कंडीशन, मतलब यहाँ पे 2n की जगह 3n चला जाता है, 4n चला जाता है। In humans, non-disjunction mainly occurs during oogenesis, that is important, and non-disjunction is directly dependent on mother's age. The probable reason is DNA replication occurs during female fetus, that is important. Female fetus development itself, so DNA becomes older. उस वजह से यहाँ पे DNA पुराना होता है, तो यहाँ पे maximum chances हो सकते हैं कि यहाँ पे non-disjunction हो सकता है। This was all about the chromosomal aberrations, जो जीनोमैटिक चेंजेस हमने देखी। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 एन्यूप्लाइडी कंडीशन, यूप्लाइडी कंडीशन। ठीक है, इस तरह से एक एक करके एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट लेके हम म्यूटेशन को डिस्कस करने की, डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो विद दिस वी शुड एंड दिस लेक्चर हियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज, एंड प्लीज do maximum shares, like, comment and subscribe more and more. Thank you. Allah Hafiz.